नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश स्टडी पॉइंट पर। यह हमने नया YouTube चैनल क्रिएट किया है। इसमें आपको क्लास 10th क्लास 12 से संबंधित वीडियोस मिलेंगे, साथ ही प्रतियोगी भर्ती परीक्षा जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब आज की हम इस श्रृंखला में प्रारंभ करने जा रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स विषय का पहला चैप्टर। हमारे क्लास 12th में पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, और उसमें पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। इसकी थोड़ी सी रूपरेखा हम तैयार कर लेते हैं। तो हुआ क्या था, विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए सबसे पहले 600 ईसा पूर्व की बात है। 600 ईसा पूर्व में एक दार्शनिक था और दार्शनिक का नाम था थेल्स। 600 ईसा पूर्व में थेल्स नामक दार्शनिक ने देखा कि एक पदार्थ होता है और उस पदार्थ का नाम था एम्बर। के एम्बर नाम के पदार्थ को 600 ईसा पूर्व में दार्शनिक थेल्स ने क्या देखा कि एम्बर नाम के पदार्थ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, एम्बर नाम के पदार्थ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कुछ समय बाद वो एम्बर नाम का पदार्थ छोटे छोटे धूल के कण, छोटे छोटे कागज के टुकड़े और छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्या देखा कि एम्बर नाम के पदार्थ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो एम्बर नाम का पदार्थ छोटे छोटे धूल के कणों को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसे ही 1600 ईस्वी की बात है। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ का एक फैमिली डॉक्टर था। उस फैमिली डॉक्टर का नाम था गिलबर्ट। गिलबर्ट ने भी एम्बर जैसे दो पदार्थों को या अन्य पदार्थों को देखा और उनको आपस में रगड़ा तो वो पाया कि वो पदार्थ क्या करते हैं, अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। फिर उन्होंने देखा कि यार ये पदार्थ जब इनको रगड़ने पर जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं तो ऐसा होता क्यों है। और इनका इन्होंने पता लगाया कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो आवेश की उत्पत्ति हो जाती है और आवेश की उत्पत्ति हो जाने के कारण वह वस्तु छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है। ऐसे ही बचपन में भी हमने एक प्रयोग सबने किया होगा कि एक स्केल लेते हैं और स्केल को जब हम अपने बालों में रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद जब उस स्केल को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो वो स्केल छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं था कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है कि जब उस स्केल को बालों में रगड़ा जाता है तो आवेश की उत्पत्ति हो जाती है और आवेश की उत्पत्ति हो जाने के कारण वे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। तो यही बात इन्होंने बताई थी कि आवेश की परिभाषा दी कि आवेश की परिभाषा होती क्या है कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह छोटे छोटे धूल के कणों को, सूक्ष्म कणों को या छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाए और वही आवेश कहलाता है। तो इसकी परिभाषा में लिख देता हूं, किसी वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाए। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाए वही भैया क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब ये जो आकर्षित करने लग जाए, अब जो ये आवेश होता है, ये आवेश के बारे में एक वैज्ञानिक था और वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, जिसमें यह लिख देता हूं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है और हम सबने बचपन में पढ़ा भी है कि दो प्रकार का आवेश कौन कौन सा होता है। एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। एक धनावेश और दूसरा कौन सा आवेश, ऋणावेश। तो ये तो हो गई हमारी आवेश की परिभाषा और आवेश के प्रकार कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश, ऋणावेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था। अब अगली बात आती है कि आवेश की मात्रक, कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का दो प्रकार के मात्रक होते हैं। एक तो होता है आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक। तो जो यह आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, इसको सी से दर्शाते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम क्यों होता है इसको भी हम देख लेते हैं कि हमने 10th क्लास में बचपन में पढ़ा है कि विद्युत धारा को हम दर्शाते हैं आई से। तो विद्युत धारा आई बराबर होता है आवेश बटा समय, आवेश बटा समय।
आवेश को हम दर्शाते हैं Q से, आवेश को किससे दर्शाते हैं? Q से, और समय को दर्शाते हैं T से। तो विद्युत धारा मतलब I बराबर अपने पास हो गया Q बट्टे T। हमें मान निकालना है Q का, Q आवेश है तो Q बराबर यहां से हो जाएगा I गुणा T, और I मतलब विद्युत धारा गुणा समय, और इसको ही हम कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं भैया? कूलाम। तो आवेश का जो ऐसा ही मात्रक है, वो आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो अगला जो आवेश का मात्रक होता है सीजीएस मात्रक। तो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो उसको देखिए, पहले मैं यहां से मिटा देता हूं। आवेश का जो सीजीएस मात्रक है, आवेश का सीजीएस मात्रक, तो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम या ईएसयू। मतलब परीक्षा में आ जाए तो तीनों में से एक लिखना है, या तो हम क्या लिख सकते हैं? सीजीएस मात्रक फ्रैंकलिन, या लिख सकते हैं स्टेट कूलाम, या लिख सकते हैं ईएसयू। ईएसयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये हमारा आवेश का कौन सा मात्रक हो गया? सीजीएस मात्रक। एक आवेश का होता है सबसे बड़ा मात्रक, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फेराडे। अगर कोई पूछे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो वो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। और एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं? तो एक फेराडे में होते हैं 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। तो ये हो गए हमारा आवेश का मात्रक। आवेश का ऐसा ही मात्रक तो होता है कूलाम, सीजीएस मात्रक होता है फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम या ईएसयू की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है तो वो होता है फेराडे, और एक फेराडे में होते हैं 96,500 कूलाम। अगली बात करें कि आवेश को हम व्यवहारिक तौर पर, जो आवेश होता है भैया, इसको व्यवहारिक तौर पर माइक्रो कूलाम में दर्शाते हैं, या नैनो कूलाम में दर्शाते हैं, या पीको कूलाम में दर्शाते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि एक माइक्रो कूलाम में होते हैं 10⁻³ कूलाम, एक नैनो कूलाम में होते हैं 10⁻⁹ कूलाम, और एक पीको कूलाम में होते हैं 10⁻12 कूलाम। इनको हमें ध्यान रखना है। एक माइक्रो कूलाम में 10⁻³ कूलाम, एक नैनो कूलाम में 10⁻⁹ कूलाम, और एक पीको कूलाम में होते हैं 10⁻12 कूलाम। कोई दिक्कत है? तो ये तो हो गया हमारा आवेश, और आवेश से संबंधित क्या कहते हैं परिभाषाएं, आवेश से संबंधित इसके मात्रक, और आवेश को दर्शाते कैसे। अब हम अगला पढ़ते हैं कि ये आवेश उत्पन्न होता कैसे। और हमारी किताब में आवेश उत्पन्न करने की हमें 3 विधियां दी हैं, और तीनों विधियों को हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो आवेश उत्पन्न करने की जो पहली विधि है, तो देखो मैं लिखता हूं आवेश उत्पन्न करने की विधियां। आवेश उत्पन्न करने की विधियां। आवेश उत्पन्न करने की विधियों में आवेश उत्पन्न करने की पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि है हमारी चालन द्वारा आवेशन। और तीसरी विधि है हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन। इंपॉर्टेंट विधियां ये एग्जाम्स में काफी बार पूछी भी है कि आवेश उत्पन्न करने की विधियों को समझाइए। तो पहली विधि हम पढ़ते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए बहुत आसान है सारी विधियां। घर्षण द्वारा आवेशन कैसे उत्पन्न होता है? तो घर्षण से नाम से देखो ध्यान रखना कि घर्षण का मतलब होता है कि ये दो वस्तु अपने पास, दो मार्कर है, इनको मैं आपस में रगड़ूं तो इस रगड़ने को ही कहते हैं अपन घर्षण। तो घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो होता क्या है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। तो होता क्या, और इसके कारण ही आवेश उत्पन्न हो जाता है। बात आई समझ में कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है,
जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। इस प्रकार आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे क्या करें कि हम एक इसमें प्रयोग दे रखा है कि पहला है घर्षण द्वारा आवेशन में प्रयोग क्या है कि जब हम क्या करें कांच की छड़ को, काई की छड़ को, कांच की छड़, तो कांच की छड़ को जो हम रेशम के कपड़े से रगड़े, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा तो होगा क्या कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ तो हो जाती है धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, और इस प्रकार घर्षण द्वारा आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। तो पहला क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं, बस इसको समझ लेना। होता क्या है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसकी वो धनावेशित और जिस पर जाते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। कोई दिक्कत है? तो अपना पहला तो हो गया घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा हम पढ़ेंगे भैया चालन द्वारा आवेशन, और इसको ध्यान से समझना। चालन द्वारा आवेशन होता क्या है? चालन द्वारा आवेशन का मतलब है कि हमारे पास दो वस्तुएं, एक वस्तु तो है हमारे पास, जैसे ये दीदी हमें धन आवेशित, इसमें प्लस चार्ज सारी, और एक वस्तु हमें दे दी उदासीन। उदासीन वस्तु का मतलब जिसमें प्लस और माइनस दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। ऐसी वस्तु जिसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों समान मात्रा में उपस्थित हो, ऐसी वस्तु को हम कहते हैं अनावेशित या उदासीन वस्तु। अब एक तो है धनावेशित वस्तु, एक है अपने पास उदासीन वस्तु। हमें क्या किया कि हम चालन द्वारा आवेश उत्पन्न कैसे करेंगे कि हम क्या करते हैं, धनावेशित वस्तु और उदासीन वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में ले आते हैं। एक दूसरे के पास जब लेकर आएंगे तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि ये जो धनावेशित वस्तु के धनावेश है वो धीरे धीरे इस उदासीन वस्तु के अंदर चले जाएंगे। मतलब धनावेशित वस्तु के धनावेशों का स्थानांतरण उदासीन वस्तु में हो जाता है, और ये स्थानांतरण तब तक चलता रहता है जब तक इन दोनों में आवेश की मात्रा समान ना हो जाए। ये स्थानांतरण जब तक चलता रहता है जब तक दोनों में आवेश की मात्रा क्या ना हो जाए, समान। और जैसे ही दोनों में आवेश की मात्रा समान हो जाती है तो धनावेश का स्थानांतरण रुक जाता है और दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाती है, और इस प्रकार ही आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। तो बात आई समझ में क्या कि एक तो धनावेशित वस्तु थी, दूसरी उदासीन वस्तु थी, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाए। जैसे ही संपर्क में लाएंगे तो धनावेशित वस्तु के धनावेश धीरे धीरे स्थानांतरित होकर इस उदासीन वस्तु के अंदर पहुंच जाएंगे, और स्थानांतरण तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान न हो जाए, और जैसे ही धनावेश की मात्रा समान होगी तो स्थानांतरण रुक जाएगा, और इसे ही हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। तो दूसरा पॉइंट आ गया समझ में, चालन द्वारा आवेशन। तीसरा पॉइंट है प्रेरण द्वारा आवेशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे तो मैं मिटा देता हूं। तीसरा पॉइंट प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है तो देखो समझो, इसके 3-4 स्टेप है। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब कि एक तो कोई आवेशित वस्तु है और एक उदासीन वस्तु है। दूसरे पॉइंट में चालन द्वारा आवेशन में हम उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए थे, लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन में हम उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में नहीं लाएंगे, तब भी उसमें आवेश की उत्पत्ति हो जाएगी, और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। ये कैसे होगी तो इसको समझना। हुआ क्या कि हमने एक छड़ ली और उस छड़ पर मान लीजिए कि ऋणावेश है, ये छड़ ली, इस पर ऋणावेश है। एक वस्तु ली, इस पर कोई आवेश नहीं है, मतलब उदासीन वस्तु है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उदासीन वस्तु पर धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो जैसे इन दोनों को हमने दूर दूर रखा, संपर्क नहीं करवाया, लेकिन होता क्या है, जैसे ही ये वस्तु इसके थोड़ा नजदीक दूरी पर है, पास है, तो हम एक बात जानते हैं कि उदासीन वस्तु में धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में वितरित होते हैं। लेकिन जैसे ही ये इसके पास आएगा तो ये तो उदासीन है, अभी तक इस पर कोई आवेश नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही इसके पास आएगा तो होगा क्या, इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। कौन से? धनावेश और ऋणावेश, वो भी समान मात्रा में। लेकिन होगा क्या बताओ, इस क्षण पर कौन से आवेश है? ऋणावेश। तो यहां उत्पन्न होंगे, जैसे दूसरे स्टेप में इस क्षण पर थे ऋणावेश, इसमें उत्पन्न हो जाएंगे धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में। लेकिन होगा क्या कि जो छड़ का जो सिरा है इसकी ओर धनावेश रहेंगे और जो ऋणावेश है वो छड़ से दूर रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समान आवेश में तो प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण होता है। तो ये जो छड़ है इस पर ऋणावेश है तो धनावेश इसके नजदीक उत्पन्न हो जाएगा और ऋणावेश इससे दूर चला जाएगा। बात आ रही समझ में? अगर मान लो ये धनावेश से छड़ लेते तो यहाँ कौन सा आवेश रहता? ऋणावेश, और धनावेश उससे दूर हो जाता। तो दूसरे स्टेप में जैसे आप पहले स्टेप में क्या होता है, जैसे ही छड़ को
उदासीन वस्तु के पास लेकर आते हैं तो पास, जैसे पहले उस स्टेप में पास लाए, दूसरे में उस पर आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो छड़ ऋणावेशी छड़ है, इसमें जो ये धनावेश है और ऋणावेश समान मात्रा में, अब हमें तो एक, क्योंकि ऋणावेश ऋणावेश के साथ रह नहीं सकता, धनावेश यहां पर उत्पन्न करना, तो हम क्या करेंगे, जिसकी ऋणावेश है इनको भूसंपर्कित करवा देंगे। तीसरे स्टेप में इन ऋणावेश का हमने भूसंपर्क करा दिया। जैसे ही भूसंपर्कित कराएंगे तो ये जो ऋणावेश है वो एक यंत्र के द्वारा, भूसंपर्क के द्वारा इनको पृथ्वी में भेज दिया जाएगा। और जैसे ही हमने ऋणावेश पृथ्वी में भेजे तो इस पर ओनली बच गए धनावेश। कौन से आवेश बच गए? धनावेश। तो चौथी कंडीशन में इस पर छड़ पे तो ऋणावेश ही है, चौथी कंडीशन में इसके ऋणावेश जब पृथ्वी में चले गए तो सिर्फ कौन से आवेश बच गए? धनावेश। और इस प्रकार उदासीन वस्तु पर प्रेरण द्वारा आवेशन की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये बात आ गई समझ में। तो हमने इस चैप्टर में अभी तक शुरुआत की है, क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा था आवेश, कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, सीजीएस मात्रक फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम या ईएसयू होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक बात और ध्यान रखना कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। वैसे ये बात आगे आ जाएगी, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इसके बाद हमने आवेश उत्पन्न करने की विधियां पढ़ी थी। कितनी विधि है? 3 विधि है। पहली है घर्षण द्वारा, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी पर स्थानांतरित हो जाते हैं, इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अगली पढ़ी चालन द्वारा, जब उदासीन वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के आवेश उदासीन वस्तु में चले जाते हैं, इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। अगला पढ़ा था प्रेरण द्वारा आवेशन, कि जब दोनों को संपर्क में, उदासीन और आवेशित वस्तु को संपर्क में नहीं लाए, लेकिन जैसे ही पास लाएंगे तो उदासीन वस्तु पर धनावेश ऋणावेश समान मात्रा में उत्पन्न हो जाएंगे। तो जो छड़ यदि ऋणावेशित है तो धनावेशित ऋणावेशित छड़ की ओर गमन करेंगे, ऋणावेश उससे दूर हो जाएंगे। उन ऋणावेशों को भूसंपर्कित करवाकर उनको जमीन में भेज दिया जाएगा, उस वस्तु पर केवल धनावेश बच जाएंगे और इस प्रकार प्रेरण द्वारा आवेशन की उत्पत्ति हो जाती है। ये हमने इस चैप्टर का शुरुआत की है और इतना पढ़ा है। अब आगे का जो है वो है आवेश के गुणधर्म, कूलाम का नियम, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, धन्यवाद।